नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आतंकवाद से लड़ते भारत पर ट्रंप क्यों खफा हैं और इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स क्या है, उसको आज हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी प्रस्तुति के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने रखूंगा और उसका नतीजा क्या निकालना है वो आप समझ सकते हैं। और ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, इसलिए मैं इन्हें बताने की कोशिश करूंगा। ट्रंप ने भारत की ट्रेड डील के बारे में बहुत चौंकाने वाली बातें कही हैं। ट्रेड डील में ट्रेड डील हुई नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि भारत जीरो टैरिफ का प्रस्ताव दे रहा है, मतलब अमेरिका के सामान पर भारत कोई टैक्स नहीं लगाएगा। केंद्र सरकार के पक्ष जानने की अभी प्रतीक्षा हो रही है। केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब देती है, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है। तो क्या ट्रंप का गुस्सा इस बात पर है कि भारत उस पर जीरो टैरिफ लगाए, या ट्रंप का गुस्सा इस बात पर है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके कहने पर नहीं चल रहे? दोनों बातों में एक तरीके से क्या सच है, पहले हम सुन लेते हैं ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं और उसके बाद हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए उन्होंने चौथी बार भारत पाकिस्तान के बारे में क्या बयान दिया। Settled the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden, you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. And ट्रंप साहब ने कहा कि वो व्यापार चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते, और उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान अब दूसरी बार 2 दिन बाद फिर लड़ाई ना शुरू कर दें। तो इस तरीके की बात उन्होंने कही। हालांकि मुकेश अंबानी सहित शीर्ष कॉर्पोरेट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए कतरी निमंत्रण पर लाइन में लगे, जबकि भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। तो इस पर भी हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रंप ने दोहा में एप्पल के बारे में भी एक बयान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में और अधिक फाइनेंस या और अधिक इन्वेस्टमेंट करने की योजना बन रही है। मैंने उनसे कहा, मेरे दोस्त, मैं आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा हूं। आप $500 बिलियन लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि आप पूरे भारत में निर्माण कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में और इन्वेस्टमेंट लेकर आएं। यदि भारत का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप भारत के निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ वाले देशों में से एक है। इसलिए भारत में बिक्री करना बहुत कठिन है। उन्होंने भारत हमें एक डील की पेशकश की है जहां मूल रूप से वे हमसे कोई टैरिफ नहीं वसूलने के लिए सहमत हुए हैं। तो ये उन्होंने क्लेम किया है कि भारत जीरो टैरिफ लगाने के लिए अगर सहमत हो गया है तो टिम कुक को अब जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत वो वापस अपने जो फोन्स हैं वो अमेरिका में बना सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं टिम के साथ वास्तव में अच्छा व्यवहार कर रहा हूं। हमने वर्षों तक चीन में आपके द्वारा बनाए गए सभी संयंत्रों को खरीदा है। हमें आपसे भारत में निर्माण करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, कि भारत में फैक्ट्री लगा के एक्सपेंशन करें, इसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आप वापस अमेरिका आ जाएं। भारत की प्रक्रिया ये आई है कि एप्पल ने अपना कोई प्रोग्राम डिसइन्वेस्टमेंट का अभी शेल नहीं किया है। इसका मतलब है एज पर प्लान एप्पल जो है वो भारत में अपने समय अनुसार निवेश करती रहेगी। दूसरी तरफ अमेरिका ने टर्की के साथ हथियार बिक्री की बड़ी डील की है। हाल ही के समय में सबसे बड़ी डील विदेशी विभाग के अनुमानित $225 मिलियन की लागत से तुर्की गणराज्य को AIM-120C8 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलों और रसद और कार्यक्रम समर्थन में संबंधित तत्वों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने आज कांग्रेस को इस संभावित बिक्री की सूचना देते हुए आवश्यक प्रमाणीकरण दिया। तुर्की गणराज्य ने 53 यानी कि 53 AIM-120C8 एडवांस मीडियम एयर रेंज एयर टू एयर मिसाइल AMRAAM और 6 AIM-120C-B AMRAAM मार्गदर्शक खंड खरीदने का अनुरोध किया है। यह प्रस्तावित बिक्री एक नाटो सहयोगी की सुरक्षा के सुधार करके संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के लक्ष्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करेगी, जो यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए एक ताकत बनी हुई है। तो टर्की से एक तरफ तो अमेरिका डील कर रहा है और भारत
टर्की को बैन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पाकिस्तान का साथ टर्की ने दिया है। नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि तुर्की फर्मों से जुड़ी सभी परियोजनाएं जांच के दायरे में हैं। सरकार समाप्त हो चुके सभी संबंधों का पूर्ण मूल्यांकन कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में प्रत्येक जुड़ाव से संबंधित विस्तृत डेटा और कार्यों को एकत्र करने, संकलित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 2020 में एक तुर्की कंपनी को J&K में अटल सुरंग के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी और 2024 में RVNL ने मेट्रो रेल परियोजना के लिए एक अन्य तुर्की कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए थे। और उसके पहले ट्रंप साहब जो हैं कतर गए थे। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने कतर के साथ 1.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 100 बिलियन कतर एयरवेज के 160 नए बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स और बोइंग 777X यात्री जेट के ऑर्डर भी दिए गए हैं। एक छोटा खाड़ी तानाशाही और हमास का हितैषी कतर अमेरिका के प्रभाव खरीदने की कोशिश में लगभग 100 बिलियन डॉलर ऑलरेडी खर्च कर चुका है। कतर ने अमेरिकी राय और नीति को आकार देने में किसी भी अन्य विदेशी शक्ति की तुलना में अधिक पैसा खर्च किया है। इस तरह का प्रभाव व्यवहारिक रूप से अनसुना है, न केवल राजनीति में बल्कि शिक्षा, मीडिया, थिंक टैंक, रियल एस्टेट, लॉबिंग और रक्षा में भी। राष्ट्रपति ट्रंप कतर पहुंचे। उन्होंने 400 मिलियन डॉलर का बोइंग 747 उपहार में कबूल किया। FBI निदेशक काश पटेल ने कतर के लिए सलाहकार के रूप में काम किया है। स्टीव विटकॉफ, जो लंबे समय से उनके मित्र और वरिष्ठ सलाहकार रहे हैं, ने देखा कि उनके पार्क लेन होटल निवेश में गिरावट को कतर के वेल्थ फंड ने 2023 में 623 मिलियन डॉलर में खरीद लिया था। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पे आया था कि डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो एक गिफ्ट मिल रहा है उनको फ्री ऑफ चार्ज, जो कि एक 747 एयरक्राफ्ट है जो रिप्लेस कर देगा 40 साल के ओल्ड एयरफोर्स वन को टेम्परेरी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रांजैक्शन में उनके काम आएगा। हालांकि बाद में आधिकारिक बयान ये आ गया था कि वो नेशनल लाइब्रेरी को सौंप दिया जाएगा। दूसरी तरफ कतर कंपनी ने 623 मिलियन की पार्क लेन होटल की स्टीव विटकॉफ की कंपनी को बेल आउट भी किया है। और उससे पहले ट्रंप की कंपनी ने कतरी गोल्फ रिजॉर्ट की एक डील साइन की है जिसमें कोई उनके फॉरेन बिजनेस को क्षति नहीं पहुंचाएगी। ये सब तब हो रहा है जब कतर मुस्लिम ब्रदरहुड के मेजबान हमास के एक प्रमुख वित्त पोषक, ईरान के एक राजनयिक साझेदार और कतर सरकार के प्रचार विंग अल जजीरा के संस्थापक और वित्त पोषण में के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी पहुंच 430 मिलियन से अधिक लोगों तक है। मानवाधिकारों के भयानक उल्लंघन के लिए जिम्मेदार देशों के साथ समझौता करना एक बात है, ऐसे देश के साथ ऐसा व्यवहार करना पूरी तरीके से दूसरी बात है, जैसे कि वे पश्चिमी सभ्यता से में एक स्वीकृत भागीदार हैं। टकर के साथ विटकॉफ के साक्षात्कार के सम्मान में पिछले एक साल में कतर की सभ्य, उदारवादी और अच्छी तरह से प्रेरित सरकार की कुछ बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। हमास नेता इब्राहिम हनिये की हत्या की बाद में दोहा में इमारत को रोशन कर दिया था और दूसरी तरफ कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मां शेखा मोजा बिन नासिर ने हमास नेता याह्या सिनवार की मृत्यु पर उनका महिमा मंडन भी किया था। उनके ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा था, द नेम याह्या मीन्स द वन हु लिव्स, they thought him dead but he lives like his namesake Yahya bin Zakaria, he will live on and they will be gone। ये उन्होंने मैसेज डाला था। आमिर की मां शेखा मोजा, जो अमेरिकी स्कूलों में एक बड़े शिक्षा गैर लाभकारी संगठन की अध्यक्ष हैं, ने हमास के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार की खुलेआम प्रशंसा की। पिछले महीने में उन्हें जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट मेडल से भी सम्मानित किया गया। लॉबिंग और पीआर पर कतर का 51 मिलियन खर्चा इजरायल के खर्चे से 3 गुना अधिक और चीन के लगभग 2/3 खर्च से भी अधिक था। इसमें यूएस शिक्षा निधि के 6.3 बिलियन डॉलर शामिल नहीं है। कतर अल जजीरा भी चलाता है, जिसे सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, बहरीन और मिस्र में आतंकवाद को भड़काने के लिए प्रतिबंध किया गया था। 2020 में न्याय विभाग ने कहा था कि अल जजीरा को कतरी एजेंट के रूप में पंजीकृत करना होगा। कतर की जो स्पेंडिंग है यूएस में बाय कैटेगरी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट 30 बिलियन डॉलर की, एनर्जी प्लांट एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटी 20 बिलियन डॉलर की
अल उदीद एयरबेस $8 बिलियन, कॉलेज यूनिवर्सिटी $6.3 बिलियन, लॉबिंग और पब्लिक रिलेशन टू $24 मिलियन, वेपन परचेज $29.2 बिलियन, टोटल निवेश $93.7 बिलियन। उसके अलावा यूएस ने मिलिट्री प्रेजेंस के लिए कतर बेस पर अपनी पहुंच बढ़ाने की कवायद की है। अब आतंकवाद को वित्त पोषित करने वाला कतर किस तरीके से ट्रंप के साथ काम कर रहा है। और ब्रूस हॉफमैन के एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमस ने जितने भी वेपन्स एक्वायर किए हैं वो सब ईरान और कतर के द्वारा अराइव किए हैं, और इजिप्ट की फेलिंग ये रही है कि वो अपने बॉर्डर्स पे गजा पे इफेक्टिव पुलिसिंग नहीं कर पाया है। तो ये बेसिकली स्टेटस है आज की डेट में कि आतंकवाद को खत्म करने की भारत की कवायद के खिलाफ ट्रंप क्यों खड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सऊदी अरेबिया जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे और अपना पहलगांव जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो अपना ट्रिप जो है शॉर्टकट करके वापस आ गए, तो उसके बाद जब ट्रंप वहां पहुंचते हैं तो $1.3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। आपको याद होगा जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने कहा था एयरफोर्स वन सबसे पहले जो है वो सऊदी अरेबिया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक रिच कंट्री है। उसके बाद वो कतर जाएगा, उसके बाद वो और खाड़ी देशों का भ्रमण करेगा और इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाएगा। तो जो $600 बिलियन की कमिटमेंट सऊदी अरेबिया ने की थी उसको बढ़ा के $1.3 ट्रिलियन कर दिया गया, और भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम पर ट्रंप ने वाहवाही लूटी। तो क्या भारत की संप्रभुता अब तीसरे देश के हाथ में है? क्या शिमला समझौता, जिसमें द्विपक्षीय समझौता ही उसकी पहली शर्त थी, तो अमेरिका के सीज फायर कराने से क्या शिमला समझौता जो है वो अब निष्क्रिय हो जाता है? और तीसरी बात जो इंडस वाटर ट्रीटी पे है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बयान जो है एस जयशंकर साहब का आया है। एस जयशंकर साहब ने स्टेटस बताते हुए कहा है कि सिंधु जल संधि स्थगित है और तब तक यह स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से नहीं रोका जाता। कश्मीर पर चर्चा के लिए केवल एक ही बात बची है, वो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अवैध रूप से कब्जाए हुए भारत क्षेत्र को खाली कराना। हम इस चर्चा के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारत से इस पुनर्विचार करने की अपील की है, क्योंकि 1960 की संधि के तहत लाखों लोग पानी पर निर्भर हैं। यह अपील पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा द्वारा लिखे गए पत्र में की गई है। सूत्रों के अनुसार यह पत्र संभवतः ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया गया था। भारत ने इस आरोप को खारिज कर दिया है कि संधि को निलंबित करने का निर्णय जो है वो अवैध था। कारवां की एक रिपोर्ट में सुशांत सिंह का यह कहना है कि सरकार से चीन के बारे में पूछिए तो जवाब पाकिस्तान पर मिलेगा। लगता है कि भारत की सुरक्षा चुनौतियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की रणनीति यही है। वो आगे कहते हैं, हमारे राजनेताओं के अति राष्ट्रवादी बयानबाजी को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन वरिष्ठ कमांडरों के पीओके को वापस लेने के दावों की अवहेलना करना कठिन है। सिस्टम सेंटर्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार 90% भारतीयों का मानना है कि युद्ध में भारत संभवतः या निश्चित रूप से पाकिस्तान को हरा देगा, और अब भारतीय मीडिया बड़ी उत्सुकता के साथ पीओके को वापस लाने के दावों पर रिपोर्ट कर रही है। इसलिए इन दावों को ठीक तरीके से जांच की जानी चाहिए। सेवारत और सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने मुझे बताया कि पीओके को वापस लेने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू करने के लिए कोई वास्तविक योजना नहीं है। ये एक ऐसा सैन्य उद्देश्य नहीं है जिस पर सशस्त्र बलों के भीतर कोई गंभीर रूप से विचार किया गया हो। ये भौगोलिक रूप से बहुत कठिन इलाका है, और जैसा कि सेना ने कहा जाता है, पहाड़ सैनिकों को खा जाते हैं। लगता है सरकार ने अपने आकलन दो अनुमान के आधार पर किए हैं। पहला, चीनी संकट है या नहीं, और दूसरा, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं या नहीं। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने वो एकमात्र ऐसा देश है जहां परमाणु हथियारों पर राजनीतिक नेतृत्व के बजाय सेना का नियंत्रण है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि यदि उनकी सीमा में भारत घुसेगा तो वे अपने इस हथियार का उपयोग करने में संकोच नहीं करेंगे। मोदी को अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, जो उन्होंने सितंबर में समरकंद में अपने मित्र रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहे थे कि आज युद्ध का युग नहीं है। यह मंत्र दक्षिणी एशिया पर उतना ही लागू होता है जितना कि यूरोप पर। हम भारतीय युद्ध न होने वाली सामाजिक, आर्थिक और मानवीय क्षति सहन नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा
हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।